भाई एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए मैंने कक्षा 11वीं के फिजिक्स के आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए थे। उन्हीं सभी क्वेश्चंस के मैं विथ सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। 2-2 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर के साथ बिल्कुल प्रोवाइड कराया जाएगा। 3-3 नंबर के सारे प्रश्न आंसर के साथ इसी वीडियो में, है ना। 4-4 नंबर के, मतलब जो भी आपके सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह हो गए, सारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने इसमें कंप्लीट आपके करवाए हुए हैं, ना। तो बिल्कुल से वीडियो को पूरा देखना। पिछले वीडियो में मैंने आपको केवल क्वेश्चंस बताए थे, है ना। आपको इसी तरीके से मैंने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का हर एक सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। जाकर के प्लेलिस्ट चेक करो, है ना। तो वो सारे वीडियोस देखो, है ना। हर एक सब्जेक्ट के आंसर भी आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, देख लेना। देखिए, सबसे पहले हमारे 2 अंकीय प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे जो, है ना, उन्हीं के आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आपको सारे के सारे तैयार करके जाने हैं, है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है बल का एसआई मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। तो परिभाषा क्या रहेगी? बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति की स्थिति या आकार को बदलता है ना। मतलब किसी भी वस्तु की स्थिति को चेंज करता है एक तरीके से, है ना। तो उसे हम बल कहते हैं। बल का न्यूटन होता है बल का मात्रक। इसका विमीय सूत्र याद रखना M1L1T-2। इसको बिल्कुल से याद रख लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इससे बनता है और बल की परिभाषा पूछ ली जाती है ना। ऑब्जेक्टिव में इससे 1 नंबर आपका बनेगा। चलिए देख लेते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन कहता है पृष्ठ तनाव क्या है? भैया, पृष्ठ तनाव क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं परिभाषा इसकी रहेगी, तरल की सतह पर उपस्थित अणुओं के बीच आपसी आकर्षण बल के कारण तरल की सतह सिकुड़ने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव कहते हैं, है ना। तो देखिए, जल की बूंदें गोल क्यों होती हैं? भाई, बूंदें गोल क्यों होती हैं? वो किसके कारण होती हैं? इसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, है ना। तो वर्षा की बूंदें किसका उदाहरण है? जल की बूंदें किसका? पृष्ठ तनाव का, है ना। बिल्कुल से याद रखना है। पानी की सतह पर छोटी वस्तुओं का तैरना, साबुन के बुलबुले हो गए जैसे, है ना। तो गोल तरीके से, है ना, किसके कारण है? पृष्ठ तनाव के। याद रखना, इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भाई हमारा कहता है घर्षण किसे कहते हैं और इससे घर्षण के क्या लाभ हैं, क्या हानि है? ये सारे आपके 3 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, नीचे हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे घर्षण को देख लेते हैं। सबसे पहले, 2 सतहों के संपर्क में आने पर उनकी सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। मतलब देखिए, मैं जैसे इस स्क्रीन पर अपने हाथ चला रहा हूँ, अपनी उंगली से लिख रहा हूँ ना, तो मेरी उंगली और इस स्क्रीन के बीच ना एक बल कार्य कर रहा है। उसे क्या कह लेंगे? उसे घर्षण बल कहते हैं, है ना। तो यही घर्षण बल इस पे काम कर रहा है, तभी तो मैं इस पे टाइप कर पा रहा हूँ, इस पे लिख पा रहा हूँ, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, इसका पॉइंट कहता है जो घर्षण बल होता है वो सतहों की असमानताओं और अणुओं के बीच आपसी आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। तो भाई, सतह में असमानता होगी, अणु होंगे, है ना, उसी का आकर्षण होता है एक तरीके से, तो ही ना उत्पन्न होगा। तो ये आपका घर्षण बल हो जाएगा, है ना। इसके देखिए, घर्षण के प्रकार होते हैं। स्थैतिक घर्षण होता है एक, और गतिक घर्षण होता है, और एक होता है रोलिंग घर्षण, है ना, लोटने घर्षण जिसे कह सकते हैं। तो इन तीनों को याद रखिएगा, है ना। वैसे आएगा नहीं कि प्रकार लिखिए, लेकिन मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और जो स्टूडेंट रेगुलरिटी से जुड़े हुए हैं भैया, कमेंट जरूर किया कीजिए आप लोग, ताकि आप लोग बोलते हैं ना कि आंसर बताइए, है ना। तो देखिए भैया, ये रहा आंसर का वीडियो। तो आप लोग कहेंगे, है ना, बताएंगे कि हाँ सर हमने वीडियो देख लिया, तो हमें पता चल जाता है भाई कि हाँ बच्चे को आंसर मिल चुके हैं, है ना। तो एक तरीके से आप हमें बता सकते हैं कि हमने आंसर देख लिए, है ना। तो जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। जड़त्व से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। परिभाषा रहेगी वस्तु की अपनी वर्तमान स्थिति, है ना, स्थिरता हो सकती है, मतलब वस्तु की रुकी हुई अवस्था हो सकती है, या फिर चलती हुई अवस्था, गति हो सकती है, को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या है? जड़त्व कहा जाता है। तो ये आपका रहेगा। न्यूटन का पहला नियम यह कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी स्थिति में बनी रहती है जब तक उस पर बाहरी बल न लगा जाए। भाई यहाँ पे देखिए, जैसे कोई ड्रम रखा हुआ है ना, तो उसको जाकर के जब आप लात नहीं मारोगे ना, तब तक वो यहाँ पे क्या होगा? लुढ़केगा नहीं, उसको कुछ नहीं होगा, है ना। अगर हवा तेज नहीं ज़्यादा चलेगी तो वो कहीं नहीं जाएगा, ज्यों का त्यों रखा रहेगा। मतलब क्या है? मतलब उस पर अपनी स्थिति में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई वस्तु पर उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए, है ना। बाहरी बल अगर नहीं लगाया जाता है, ऐसे मैं ढकेलूंगा नहीं इसे, तो ये कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल यूं ही रखा रहेगा, है ना। तो जब तक हम उस पर बाहरी बल नहीं लगाते हैं, यही न्यूटन का प्रथम नियम कहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये देख सकते हैं, जब 2, है ना, 2 या 2 से अधिक वस्तुएं एक दूसरे पर क्रिया करती हैं तो उनका कुल संवेग सदा समान रहता है, जब तक कि कोई बाहरी बल उन पर क्रिया नहीं करता। अर्थात बाह्य बल शून्य होने पर संकाय का कुल संवेग जो है कांस्टेंट रहता है ना। इसको याद रखिएगा, नियतांक एक तरीके से, है ना। ये देख सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं एक दूसरे पर क्रिया करती हैं तो उनका कुल संवेग क्या रहता है? समान रहता है ना। तो बिल्कुल इसको याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं? इसका हम व्यंजक भी देखेंगे जो आपके 4 नंबर के प्रश्न में है। आगे चलिए रहा, है ना। देखिए आंसर रहेगा आपेक्षिक वेग का
किसी गतिशील वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का आपेक्ष वेग पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी स्थिति, है ना, दूसरी वस्तु की स्थिति के समय में समय के साथ परिवर्तन की दर की के बराबर होता है। यही आपका इसका आंसर रहेगा, बिल्कुल से इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा श्यानता क्या है ना, श्यानता इसका आंसर रहेगा तरल के परतों के बीच गति का विरोध करने वाली आंतरिक बल को जो है श्यानता कहा जाता है। शहद की श्यानता पानी से अधिक होती है, उदाहरण मैंने यहाँ पे दे दिया। बिल्कुल देखिए इतने शॉर्ट शब्दों में आंसर लिखे हैं और आपको समझ में आसानी से, ऐसी भाषा का यूज़ यहाँ पे किया गया है। तो बिल्कुल से यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि वार्षिक तक हमें साथ में चलना है और आपकी इसी तरीके से तैयारी हर एक परीक्षा की यहाँ पे करवाई जाएगी। तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट कर देना है, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए भाई ये हमारे परिवार में जुड़ चुके हैं सारे लोग, है ना। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आपका 3 नंबर में भी बना हुआ क्वेश्चन है ना। यदि दो सदिशों को त्रिभुज के दो पक्षों के रूप में दर्शाया जाए तो उनका योग जो होता है त्रिभुज के तीसरे पक्ष द्वारा दर्शाया जाएगा, है ना। ये त्रिभुज का योग संबंधी त्रिभुज नियम कहता है ना, सदिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2 नंबर में बनेगा ही बनेगा, है ना। बिल्कुल से लिख करके रख लो, है ना। दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे बिल्कुल याद रख लो भैया, 2 नंबर इस तरीके से आपकी मार्कशीट में चढ़ जाएंगे, तो याद कर लो इसे। नेक्स्ट हमारा हुक का नियम लिखिए। देखिए हुक का नियम यहाँ पे दिया गया है, किसी लोचदार वस्तु में लगाए गए बल और उसमें उत्पन्न विकृति के बीच सीधा अनुपात होता है जब तक कि लोच की सीमा ना टूटे, है ना। इस तरीके से हुक का ये नियम यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पास्कल का नियम लिखिए, है ना। पास्कल से मुझे याद आया, पास्कल है ना, तो किसका मात्रक है, पास्कल किसका मात्रक है, जल्दी से आपको कमेंट में बताना है ना। एक क्वेश्चन मैंने पूछा है पूरे वीडियो में अभी तक, पास्कल किसका मात्रक है ना, मात्रक आपने याद कर रखे होंगे, है ना। किसका मात्रक है जल्दी से आप कमेंट में लिख देंगे। पास्कल का नियम समझ लेते हैं, किसी तरल में लगाया गया दबाव समान रूप से हर दिशा में फैलता है, यही पास्कल का नियम कहता है। इसको आप डिटेल में अपनी बुक में पढ़िएगा, है ना। पूरा उदाहरण रहेगा आपका हाइड्रोलिक ब्रेक और लिफ्ट जो होते हैं वो पास्कल नियम पर आधारित होते हैं ना, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है सरल आवर्त गति किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वह गति जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर दोलन करती है उसे सरल आवर्त गति कहा जाता है ना। वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे आंसर लिखे गए हैं, तो इनको याद करने में आसानी बहुत होगी। ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम लिखिए, है ना। आंसर आपके सामने है। यदि दो प्रणालियां किसी तीसरी प्रणाली के साथ तापीय संतुलन में हैं तो वे एक दूसरे के साथ भी तापीय संतुलन में होंगी, है ना। मतलब दो प्रणालियां जो हैं किसी तीसरी, है ना, अन्य तीसरे के साथ जहाँ क्या है तापीय संतुलन में अगर हैं तो वो एक दूसरे, मतलब दो कोई चीज़ें हैं वो तीसरे के साथ संपर्क में है ना, तापीय संतुलन में है, तो वो दोनों तो पहले से उसी में होंगी। मतलब अगर तीसरे आदमी से अलग से मिल रही हैं तो वो दोनों पहले से दोस्त हैं, है ना। तो ये ऐसी बात है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा कहता है कि ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए, है ना। इसका परिभाषा रहेगी वह दर जिससे कोई पदार्थ ऊष्मा को अपने माध्यम से स्थानांतरित करता है, ऊष्मा चालकता गुणांक ये आपका रहेगा। इसको डिटेल में आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा घर्षण से होने वाले लाभ हानि बताइए। 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं सीधे इससे, है ना। ये यहाँ पे 2 अंकी में आ गया, आगे भी इससे क्वेश्चन है एक, है ना। देखिए लाभ और हानि, इससे 3 नंबर बिल्कुल या 2 नंबर में क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है। तो लाभ कौन से होते हैं, घर्षण से गाड़ी चलाने में सहायक होता है। हम देखिए धरती पर हम चल पाते हैं ना पैर रख करके डगमग डगमग, है ना। तो ये क्या होता है, घर्षण के कारण हमें ये लाभ होते हैं, घर्षण का ही लाभ है ना। ब्रेकिंग सिस्टम जो हमारी गाड़ियों में होता है वो किसके कारण है, वो घर्षण के कारण है। और इसकी हानियाँ क्या हैं, ऊर्जा का अपव्यय होता है, मशीनों का घिसाव होता है। भाई कोई मशीन हम चला रहे हैं उसमें अगर कलपुर्जे घिस रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ये घर्षण की एक तरीके से हानि हो जाती है हमारे लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं। आंसर आपके सामने रहेगा, ये 2 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर बनेगा। देख सकते हैं जब खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों के पीछे की ओर खींचते हैं तो यह गेंद के संवेग को धीरे धीरे कम करता है। सीधी बात है, ऐसा करने से खिलाड़ी को क्या है, डेल टी का मान बढ़ जाता है ना, समयांतराल बढ़ जाता है, तो वहाँ पे उसको टाइम मिल जाता है एक तरीके से, है ना। और चोट लगने का जोखिम जो है बिल्कुल कम हो जाता है, मतलब बहुत कम हो जाता है एक तरीके से, है ना। डेल टी का मान बढ़ जाता है। इस तरीके से आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिए यह दूसरे नियम का अनुप्रयोग है एक तरीके से, है ना। कार्य ऊर्जा प्रमेय, है ना। हम देख सकते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 1 नंबर के एक शब्द वाक्य में भी बन सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय का नियम कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो बिल्कुल से इसे याद कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कहता है
प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है ना, प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है, दोनों को बिल्कुल साथ में देख लेते हैं तो समझने में आसानी होगी। देखिए, प्रत्यास्थ संघट्ट ऐसा संघट्ट जिसमें टकराने के बाद कुल गतिज ऊर्जा और संवेग जो है संरक्षित रहती है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, इसमें संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। और प्रत्यास्थ संघट्ट का उदाहरण क्या है, इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका 1 नंबर का, दो लोहे की गेंदों की टक्कर क्या है, प्रत्यास्थ संघट्ट का उदाहरण है। और आप प्रत्यास्थ संघट्ट का उदाहरण क्या हो जाता है, मिट्टी के 2 गोले टकराने के बाद एक हो जाना, है ना। जब अपन गीली मिट्टी के या पर कैसे भी कह सकते हैं वो टूट ही जाएंगे, है ना, उनको मिलाएंगे हम एक दूसरे से टकराव होने तो वो जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, तो ये क्या है आपका, ये आपका अप्रत्यास्थ संघट्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या है। ये क्वेश्चन पिछले कोई पेपर्स में आया हुआ है आपका 2 नंबर में, तो बिल्कुल से इसको याद कर लेना। यह स्थिरांक जैसे पाई हो गया, ई की गणना नहीं कर सकता, है ना, कौन, विमीय विश्लेषण। और यह भिन्न मात्रकों पर लागू नहीं होता है, केवल भौतिक मात्राओं तक ही सीमित है ना, मात्रकों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। देखिए ये दोनों क्वेश्चन हैं एक दूसरे के अथवा में आते हैं और 2 नंबर में आपके आते हैं। देख सकते हैं विमीय विश्लेषण के उपयोग हैं सूत्रों की सत्यता की जांच करना, भौतिक मात्रकों के बीच संबंध ज्ञात करना, नई भौतिक मात्राओं का निर्माण करना, मात्रकों का निर्माण करना, है ना। इसको बिल्कुल से याद रखना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पे, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर की ओर, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर इस तरीके से फेंक दिया जाता है और अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए अधिकतम ऊंचाई की बात की जा रही है, तो मतलब अधिकतम यानी कि सबसे ऊंची जितनी हमने फेंकी और सबसे ऊंची ऊंचाई का वेग पूछा गया है और त्वरण पूछा गया है। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होगा, अधिकतम मतलब सबसे ऊंची, है ना, वहाँ पे जाकर तो वस्तु रुक जाएगी तो वहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहीं पे रुक गई वस्तु भाई। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा और त्वरण होगा g, है ना। तो इस तरीके से आपको इसको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक समान व परिवर्तित त्वरण, है ना, एक समान व परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। समान त्वरण क्या रहेगा, एक समान त्वरण, है ना। गति में समय के साथ एक समान परिवर्तन होता है, उसे हम एक समान त्वरण कहते हैं, है ना। अगला है, इसका उदाहरण क्या रहेगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती वस्तु जो है आपका एक समान त्वरण का उदाहरण है। अब भाई परिवर्ती त्वरण क्या है, तो परिवर्ती त्वरण है गति में समय के साथ परिवर्तन जो है भिन्न भिन्न, परिवर्तन मतलब भिन्न भिन्न होता है इसमें, तो परिवर्ती त्वरण उसे कहते हैं। सड़क पर ब्रेक लगाना, ये हो जाएगा इसका उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल एवं आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्त गति के लिए टी और एफ की परिभाषा लिखनी है, यानी कि आवृत्ति और आवर्तकाल, है ना। इसको प्रदर्शित करते हैं टी एफ से, याद रखना है ना। आवर्तकाल क्या रहेगा, किसी वस्तु द्वारा वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, ये क्या कहलाता है, आवर्तकाल से हम कह सकते हैं। और ये आपका आवृत्ति, प्रति सेकंड पूरे किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक जो है हर्ट्ज होता है, बिल्कुल से याद रखना, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा एकांक सदिश किन्हें कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जिसका परिमाण 1 हो और केवल दिशा बताता हो उसे हम एकांक सदिश जो है कहते हैं। याद करना इसे, जिसका परिमाण क्या है 1 हो और केवल जो हमें दिशा की अनुभूति देता हो, दिशा हमें बताता हो, उसे हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय लिखिए, है ना। अभी हमने घर्षण के क्या लाभ हानि देखे थे ऊपर, है ना, लाभ और हानि देखे थे। अब क्या है, कम करने के उपाय हैं, बढ़ाने के उपाय हैं, है ना। और घर्षण क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए घर्षण को कम करने के उपाय, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है आपका, 3 नंबर में आता है ये, है ना। तो चिकनाई का प्रयोग, है ना, सतह को पॉलिश करना, है ना, इसको कम करने के उपाय। अगर हमें कम करना है तो बहुत अच्छा और खूब चिकना कर दो, वहाँ पे घर्षण कम हो जाएगा, रपाट गिरोगे धरती पे, है ना। तो यहाँ पर रहेगा घर्षण बढ़ाने के उपाय, खुरदरी सतह बनाना, है ना। विशेष डिजाइन वाले टायरों में जो खांचे होते हैं, अपने जूतों में जो खांचे होते हैं ना, वो काय के लिए होते हैं, घर्षण बढ़ाने के लिए होते हैं। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय, क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहेगा आपका 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, है ना। सीधी सी बात है, ये तो मैंने समझा दिया ना। इससे क्या होता है, डेल टी का मान बढ़ जाता है, इससे खिलाड़ी को समय मिल जाता है, जिससे चोट लगने की संभावना कम हो जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 1 N यानी कि 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आता है और 1 नंबर की एक शब्द वाक्य उत्तर में भी पूछा गया है कई बार, है ना। तो 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर आरोपित करने पर उसमें बल की दिशा में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है या मंदन उत्पन्न कर देता है। इस तरीके से इसका उत्तर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा लॉन मूवर को, है ना, रोलर को एक तरीके से, है ना, को ढकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है, क्यों।
तो उसको खींचने पर बल का ऊर्ध्वाधर घटक वजन को कम करता है, जिससे घर्षण बल घट जाता है और धकेलने पर मतलब वो घिसता नहीं उतना, है ना। पर धकेलने पर क्या है, वजन बढ़ जाता है, जिससे घर्षण बल बढ़ जाता है और हमें कठिनाई होती है उसे ढकेलने में, है ना। तो खींचना उसे आसान होता है। इस तरीके से आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा द्रव्यमान एवं भार में अंतर लिखिए, है ना। तो एक तरफ है द्रव्यमान, एक तरफ है भार, दोनों को देखेंगे। आपके सामने आंसर रहेगा, पहला उत्तर रहेगा यह वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है। द्रव्यमान क्या है, पदार्थ की मात्रा। ये आप 9th क्लास में भी अच्छी तरीके से पढ़ चुके होंगे, है ना, 9th से पढ़ते आ रहे हो। यह गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल है। यह अपरिवर्तनीय है, यह स्थान के अनुसार बदलता है। इसका सही मात्रक केजी है, किलोग्राम है। इसका सही मात्रक न्यूटन है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा एक पारसेक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं। आपके सामने आंसर दिया गया है। तो एक पारसेक में देखिए 3.26 तक आपको याद रखना है, प्रकाश वर्ष, है ना। ये रहेगा आपका यहाँ पे, है ना, 3.26, इसको याद रखिए प्रकाश वर्ष में, है ना। ये आपका आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो एक पारसेक बराबर इतना ही होता है, याद रखिएगा, है ना। खगोलीय मात्रक में आपको बताया गया है प्रकाश वर्ष में, बिल्कुल से याद रख लो इसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है आवेग क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो आवेग क्या होता है, बल और समय के गुणनफल को, है ना, आवेग कहते हैं। तो बल क्या होता है हमारा, बल को हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, है मतलब जो हमारी वस्तु की स्थिति में चेंज ला देता है, तो उसे हम बल कहते हैं। आवेग एक सदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक जो है न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। तो बिल्कुल से इसे याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। यह सदिश राशि है, इसको भी याद रखना, इससे भी 1 नंबर का ऑब्जेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है हमारा शक्ति की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। आंसर आपके सामने रहेगा। देखिए, किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर उसकी शक्ति कहलाती है। कोई कार्यकर्ता इकाई समय में जितने कार्य करता है उसे उसकी शक्ति कहते हैं। तो ये आपके सामने उत्तर रहेगा। इसका विमीय सूत्र आपका दिया गया है mL2T-3। बिल्कुल से याद रखना है इसको, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन आपका रहेगा ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। ये आपका देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय के अथवा में आ सकता है या फिर संवेग संरक्षण के नियम के अथवा में आएगा, है ना। देखिए, तो इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित की जा सकती है केवल। ना तो ऊर्जा बनाई जा सकती है, ना ही ऊर्जा खत्म की जा सकती है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण किया जा सकता है ना। इससे आपका ऑब्जेक्टिव बनता है ना। ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, बिल्कुल से याद रखना है इसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, है ना। हम 2 नंबर के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर चुके हैं ऊपर, है ना। अब हमारे 3-3 नंबर ही क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया गया है घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय। मैंने कहा था ना 3 नंबर में आता है क्वेश्चन। तो देखिए आपके सामने आंसर रहेगा, यहाँ पर 3-3 बताए गए हैं आपके, तो बिल्कुल से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। समझा तो मैं चुका ही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। 3 उपयोग पूछे जाएँ तो इस तरीके से लिख देंगे ना, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पर देखिए ऐसा ही मात्रक पद्धति की सभी मूल राशियों के नाम उनके मात्रक सहित लिखिए। देखिए, तो ये मूल राशि है और ये ऐसा ही मात्रक है। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, और लंबाई का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तापमान का केल्विन होता है, और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। इनको अच्छी तरीके से याद कर लो क्योंकि ये आपके भी एग्जाम में कई बार आए हैं। अगर इकट्ठे नहीं आते हैं इस तरीके से तो आप एक एक नंबर में मान लो कि ये कोई भी आ सकता है, सही जोड़ी में बन सकते हैं। तो बिल्कुल से इन सभी को याद कर लो, है ना। लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है ना। अब आपको इसमें किसका नहीं दिया गया सही मात्रक, आवेग का नहीं दिया गया। आवेग का जल्दी से बता दूं, मैंने ऊपर अभी बताया है। आवेग का कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप लोग। नेक्स्ट है हमारा वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा लिखी, है ना। आवर्तकाल और आवृत्ति की ये क्वेश्चन भी हम ऊपर देख चुके हैं। हर्ट्ज जिसका सही मात्रक होता है किसका, आवृत्ति का सॉरी, हाँ, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, ऐसा ही मात्रक, है ना। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, है ना। ये वही है, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है ऊर्जा का संरक्षण का नियम। मैंने बता दिया ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है ना। इसका केवल रूपांतरित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है इसे एक से दूसरे रूप में। 2 सदिशों के सदिश गुणनफल के कोई 2 गुण लिखिए। आपके सामने आंसर रहेगा सदिश गुणनफल का परिमाण आपको दिया गया है और इसका परिमाण एक सदिश है। इसकी दिशा ए और बी के तल पर लंबवत होती है ना। बिल्कुल से इसे याद रखना, ए इंटू बी, है ना, ये आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किसी उपग्रह का परिक्रमण काल किसे कहते हैं। तो उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में लगा हुआ समय उसका परिक्रमण काल कहलाता है। देखिए, काल यानी कि समय और
परिक्रमण कह सकते हैं, परिक्रमा एक है ना, परिक्रमा। तो एक ग्रह की एक परिक्रमा लगाने में जितना भी समय एक ग्रह को लगता है, उपग्रह को लगता है, तो उससे उसका क्या कहते हैं, उसका काल कहते हैं, यानी कि परिक्रमण काल कहते हैं, उससे उसका समय कहते हैं, है ना, परिक्रमण काल कहते हैं। इस तरीके से इसका आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा केपलर का द्वितीय नियम। देखिए केपलर के नियम आने ही आने हैं, चाहे 4 नंबर में आ जाए। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका नीचे मैंने दिया है, और ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, 3 नंबर में भी बन सकता है। तो देखिए केपलर का नियम द्वितीय नियम कहता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। यह कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है ना। तो इसको याद रखना, केपलर के द्वितीय नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है गर्मियों में कुएं का जल जो है ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है, क्यों? तो आपके सामने रहेगा जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण, है ना, जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण यह धीरे धीरे तापमान बदलता है, क्योंकि गर्मियों में आसपास की तुलना में ठंडा और सर्दियों में गर्म महसूस होता है ना, क्यों? विशिष्ट ऊष्मा के कारण, है ना, इसको याद रखना। नेक्स्ट है आपका पौधा घर की दीवारें और छत कांच की क्यों बनाई जाती हैं, है ना। तो ये आपके सामने रहेगा कांच सूर्य की ऊष्मा और अंदर प्रवेश कराता है ना, सूर्य की ऊष्मा को क्या है, अंदर प्रवेश कराता है, लेकिन बाहर जाने से रोकता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा तापमान बनाए रखता है, मतलब बाहर जाने से रोकता है। कांच लगा रहेगा तो उसमें सूर्य से किरणें आएंगी, उसका प्रकाश तो आएगा लेकिन वो बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा, है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा स्थैतिक घर्षण और सीमांत घर्षण को परिभाषित कीजिए। स्थैतिक और सीमांत, वह घर्षण जो वस्तु के गति में आने से पहले कार्य करता है, वो स्थैतिक घर्षण है। और जो अधिकतम घर्षण, वह अधिकतम घर्षण जो गति शुरू होने के क्षण पर कार्य करता है, मतलब जब गति शुरू हुई तभी कार्य करेगा, वो क्या है, सीमांत घर्षण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा वृत्तीय गति किसे कहते हैं, समझाइए, है ना। डिटेल में इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। जब कोई वस्तु एक निश्चित केंद्र के चारों ओर स्थित त्रिज्या के साथ गति करती है, मतलब देखिए इस तरीके से ये ऐसी गति कर रही है, ऐसी गति कर रही है, क्या है, वृत्तीय गति, गोल गोल घूम कर वृत्त में घूम रही है ना, तो क्या है, वृत्तीय गति है ना। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, है ना, देख सकते हैं सूर्य है, सारे ग्रह इस तरीके से परिक्रमा कर रहे हैं अपने अपने, है ना, ऐसे लगे हुए हैं सारे, तो क्या है, एक तरीके से ये वृत्तीय गति हो रही है, उदाहरण इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है इसकी विशेषता क्या रहेंगी वृत्तीय गति की, है ना। गति की दिशा निरंतर बदलती रहती है और तुरंत केंद्र की ओर होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट हमारा है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी, है ना, विशेषकर 2 नंबर में कर लेना। मूल मात्रक क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, ये व्युत्पन्न मात्रक। और उदाहरण इसका रहेगा मीटर जो हो गए, किलोग्राम हो गए, ये होते हैं मूल मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं, जूल, ये इसके उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा है संरक्षी और असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर में क्वेश्चन बिल्कुल लिखा रख लो, ये क्वेश्चन आना ही आना है। कार्यपथ पर निर्भर नहीं करता, कार्यपथ पर निर्भर करता है। ऊर्जा का क्षय इसमें होता है संरक्षी में, और संरक्षी में ऊर्जा का संरक्षण होता है। और संरक्षी बल का उदाहरण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। असंरक्षी बल का उदाहरण क्या है, घर्षण बल। याद रखना इन दोनों चीज़ों को, इनसे ऑब्जेक्टिव कई बार आए हैं कि संरक्षी बल का उदाहरण खाली स्थान है, तो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। असंरक्षी बल का उदाहरण निम्न में से है, कौन सा, घर्षण बल, याद रखना। और कई सारे बल होते हैं, याद से पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए तथा इसे अचर बल हेतु सिद्ध कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 4 नंबर या 3 नंबर में बनेगा ही बनेगा, तो बिल्कुल से इसे कंप्लीट कर लेना है। और अभी तक यदि वीडियो को शेयर नहीं किया ना, तो वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। देखिए किसी गतिमान वस्तु पर लगने वाला बल लगाने पर, वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय हम ऊपर देख चुके हैं 2 नंबर में, लेकिन इसे अचर बल हेतु सिद्ध करना है। तो इसका पूरा आंसर आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, ये रहेगा। देखिए तो इस तरीके से आप इसे सिद्ध कर पाएंगे, है ना। देखिए माना कि m द्रव्यमान की वस्तु पर F, है ना, बल लगाने पर ये द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से, आपको पता ही होगा, है ना। बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन s है, तो वस्तु द्वारा संपन्न कार्य, है ना, ये रहेगा। इस तरीके से समीकरण बनाएंगे, है ना, और सेकंड समीकरण बनाएंगे, थर्ड समीकरण बनाएंगे। इस तरीके से आपका ये आगे पूरा का पूरा दिया गया है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आने ही हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जरूर से कर लेना है। तो ये क्वेश्चन जरूर से कर लीजिएगा न्यूमेरिकल में, है ना, इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा केशिकीय उन्नयन किसे कहते हैं, है ना। केशिकीय उन्नयन के उपयोग मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना, 2 नंबर में लिख लो, ये 2 नंबर में, है ना। केशिकीय पतली नली में द्रव का ऊपर या नीचे उठना क्या है, केशिकीय उन्नयन। पौधों में जो जल परिवहन होता है ना, केशिकीय उन्नयन के द्वारा होता है ना। तो पौधों में जल परिवहन है केशिकीय उन्नयन। मिट्टी में नमी बनाए रखना केशिकीय उन्नयन, मतलब एक तरीके से ऐसी छोटी छोटी वो श्रृंखलाएं सी बनी हुई हैं, छोटी छोटी पाइप से डले हुए हैं हर जगह, है ना। तो वहाँ पे उस तरीके से केशिका टाइप की, है ना। केशिका किस तरीके से होती हैं, इस तरीके से, है ना, ये फैली हुई है, इनमें जल जा रहा है ना। तो ये जल परिवहन कैसे हो रहा है पौधों में, तो केशिकीय उन्नयन द्वारा। केरोसिन लैंप में ईंधन का चढ़ाव, है ना, इस तरीके से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। 2 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और गुप्त ऊष्मा का मात्रक 1 नंबर में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखना है इसको। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है ना। इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ये आपकी परिभाषा रहेगी गुप्त ऊष्मा की, वह ऊष्मा जो बिना तापमान बदले किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने में लगती है, उससे हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर लिखिए। तो आपको कोई 2 अंतर याद कर लेना है, 2 में ही आएगा ही, है ना, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय में। तो ये आपके सामने अंतर दिए गए हैं। गैसों, आदर्श गैसों का संपीड़न उत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण है और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण आपके सामने दिया गया है। घर्षण द्वारा ऊर्जा का क्षय जो है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। ये थोड़ा न्यूमेरिकल था, इसे लिखने में टाइम लगना था बहुत, मैंने सोचा जल्दी किया जाए। इन क्वेश्चन को बिल्कुल से आप तैयार कर लेना, इनके आंसर यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहाँ से हमारे 4-4 नंबर के प्रश्न होते हैं स्टार्ट। इनके आंसर मैंने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो बिल्कुल इनको कंप्लीट करो, है ना। देखिए, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद आपकी होने अभ्यास प्रश्न पत्र होंगे, आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, उसके लिए इसी तरीके से तैयारी आपकी यहीं पर करवाई जानी है। तो बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जरूर से, ध्यान से, क्योंकि पेपर के पहले वहीं पर आपके लिए क्वेश्चंस बताए जाते हैं ना। देखिए, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 3-4 साल से हर साल आता है। देखिए, तो प्रक्षेप गति को सबसे पहले समझ लेते हैं। प्रक्षेप गति, तो यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाए, मतलब देखिए डायग्राम को देखते चलते हैं साथ में। किसी पिंड को प्रारंभिक वेग से, यहाँ से हम ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, मतलब यहाँ पे तो फेंकना ही नहीं है, ऊपर नहीं फेंकना है, ऊपर नहीं फेंकना है, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न। इस तरीके से हमने फेंकी, जैसे हम बॉल फेंकते हैं, अपने दोस्त से कहते हैं भाई तुम इधर खड़े हो जाओ, मैं इधर खड़ा हूँ, कैच कैच खेलते हैं, मतलब हम बॉल ऐसे फेंकते हैं, है ना। तो हमने अन्य दिशा में फेंका तो पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पर गति करता हुआ पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर लौट कर आ गिरता है। यहाँ से हम फेंकेंगे, सीधे नहीं फेंकेंगे हम ऊपर, है ना, इस तरीके से फेंकेंगे तो यहाँ पर हमारा दोस्त कैच लेगा, यहाँ पर छूट जाएगा, उसके हाथ से तो नीचे गिरेगा, है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये प्रक्षेप गति कहलाती है ना। इस तरीके से ये गति हो रही है ना, ये क्या है, ये प्रक्षेप गति कहलाती है। यहाँ पे वस्तु गिर जाएगी, अन्य स्थान पर गिर जाएगी, हम उसे ऊर्ध्वाधर ना फेंक करके एक अन्य दिशा में फेंकते हैं, जिससे वो गति करती हुई जाती है और गुरुत्वीय त्वरण के कारण ऊर्ध्वाधर तल से एक वक्र गति पर करती हुई एक वक्र पर गति करती हुई जाती है और पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर जाकर के गिर जाती है। तो ये क्या है, यही तो प्रक्षेप गति है, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा इसमें हमको लिखना है उड्डयन काल हो गया अधिकतम ऊंचाई 36 प्रयास का, आपको इसका व्यंजक निगमित करना था और सिद्ध करना है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। देखिए, इस पूरे क्वेश्चन का आप बिल्कुल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे पूरा वही कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। आपके सामने पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, ये रहेगा, है ना। और जानकारी टीच चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है अभिकेंद्र त्वरण क्या है। मैंने बोला था ना कि 4 नंबर में इसका आपका न्यूमेरिकल दिया गया है, देख सकते हैं। अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक निगमित करना है। तो अभिकेंद्र त्वरण क्या है, वृत्तीय गति में रेखीय व कोणीय वेग के गुणनफल को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। इसका आंसर आपके सामने रहेगा। देखिए, इसका व्यंजक इस तरीके से ये डायग्राम आप बनाएंगे, है ना, वृत्तीय गति में करना है ना, तो वृत्तीय गति इस तरीके से यहाँ पे हो रही है ना, ये रहेगा आपका। और व्यंजक इसका इस तरीके से आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है अभिकेंद्र त्वरण का, ये रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है 20 ग्राम की गोली। देखिए, ये न्यूमेरिकल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, 20 ग्राम की एक गोली 900 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल करके एक रेत के ढेर में 25 सेंटीमीटर तक घुस जाती है। गोली में उत्पन्न जो है मंदन यानी कि त्वरण आपको ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पे आपका पूरा सॉल्यूशन इसका दिया गया है, देख सकते हैं। ये आपका 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है, तो बिल्कुल से इसे कंप्लीट कर लेना। और इसी के लिए, इस क्वेश्चन के लिए एक बार वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, है ना। देख ली, ये आपका आंसर यहाँ पे आपका आता है 10⁵5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर, है ना, क्या करता है, ब्रेक लगाता है तो फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर के रुकता है ना। इतना ज़्यादा खिसका कि 10 मीटर सीधा दूर खिसका, है ना। इस प्रक्रिया को, मतलब उसके पैंट वैंट तो फट गए होंगे, है ना। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, दिया गया है, बल दिया गया है कितना, 200 न्यूटन। आपको कार्य की गणना करनी है ना, क्या करना है, कार्य की गणना कीजिए। चलिए, इसका आंसर आप देख लेते हैं। इसका पूरा आंसर वही काम सामने रहेगा। आपको बल 200 न्यूटन दिया गया है, कार्य की गणना करनी है और 10 मीटर दूर वो खिसकता हुआ जाता है और थीटा बराबर 180 डिग्री लेंगे तो -2000 जूल आपका पूरा आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है
क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाती हुई एक गेंद प्रारंभिक वेग से 15 मीटर पर सेकंड की वेग से जो फेंकी जाती है उसकी अधिकतम ऊंचाई होगी, उड्डयन काल हो गया, क्षैतिज परास, ये आपको ज्ञात करना है। इनके व्यंजक एक तरीके से कहें कि निगमित करना है। देखिए अधिकतम ऊंचाई का ये रहेगा आपका व्यंजक, है ना, उड्डयन काल का ये रहेगा और क्षैतिज परास का ये रहेगा और यहाँ तक कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन का आंसर आपके सामने दिया गया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक निगमित कीजिए। देख सकते हैं वृत्तीय गति में समझा चुका हूं आपको, ये रहेगा आपका इसका व्यंजक अभिकेंद्र त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, कोई खिलाड़ी क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है? तो देखिए आपके सामने आंसर का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, ये रहेगा आपका पूरा सॉल्यूशन, क्षैतिज अधिकतम परास के अकॉर्डिंग निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए और कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए, है ना। देखिए तो कोणीय वेग को हम ओमेगा द्वारा प्रदर्शित करते हैं ना, इस तरीके से, है ना, और इसमें संबंध है। इसका पूरा आपको न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेना है, आपके पास जहाँ से भी मिले ढूंढ के, यहाँ पे मैं उसको प्रोवाइड नहीं करा सका, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये संबंध होता है, ये गणितीय संबंध सीधा बता दिया, लेकिन उसको पूरा सॉल्व करके निकालना पूरा, है ना, वो आपको कंप्लीट कर लेना है ना, ये होता है उसमें संबंध, ये जरूर से याद रखना और ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पे ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखते हुए इसके सूत्र स्थापित कीजिए। तो ऊष्मा चालकता गुणांक, देखिए इसका लॉन्ग क्वेश्चन जरूर से याद कर लेना है, सूत्र स्थापित करना सीख लेना। इसकी परिभाषा तो यहाँ पे आपके सामने दी गई है ना, ये रहेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है अनुदैर्घ्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगों में कोई 4 अंतर लिखिए। देख सकते हैं आंसर आपका रहेगा कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होती है, शिखर और गर्त होते हैं इसमें अनुप्रस्थ तरंगों में, है ना। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं, है ना, अनुदैर्घ्य होती हैं, अनुदैर्घ्य मतलब जो ध्वनि तरंगें होती हैं ना वो अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं एक तरीके से, है ना, और जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं ये लंबाई में फैलती हैं और ये ऊंचाई में फैलती हैं अनुप्रस्थ, है ना। तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है सीपी और सीबी में संबंध ज्ञात कीजिए, है ना, सीपी माइनस सीबी आपको सिद्ध करना है ना, इसको प्रूव करना सीख लीजिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे नहीं बता सका क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस तरीके के न्यूमेरिकल को टाइप करने में, तो इसलिए, है ना, आप लोग जरूर से इसे कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन मैंने हटाया नहीं, हटा सकता था मैं। समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर लिखिए। 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इसको देख लीजिए। यहाँ पर समान स्थिर रहता है, सॉरी है तापमान स्थिर रहता है, तापमान जो है इसमें चेंज होता रहता है। ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। गैस का दाब और आयतन दोनों बदल सकते हैं, गैस का दाब और आयतन जो है बदलते हैं, लेकिन तापमान जो है तापमान में परिवर्तन रहता है। यहाँ पे लिखा ना तापमान में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी सतह से गहराई पर जाने में गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। तो बिल्कुल से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, भैया कई बार आया है ना, 4 नंबर में ही, है ना। देखिए गुरुत्वीय त्वरण की पृथ्वी सतह से गहराई पर घटता है, मतलब गहराई में जितने जाएंगे तो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान कमता जाएगा। इस तरीके से इसका पूरा ये आपका सामने दिया गया है, इसका ये संबंध रहेगा और ये यहाँ तक कंप्लीट आपका हो जाएगा। इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए ये थे भाई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जिनके आंसर लिखना में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन मुझे आप लोग ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि जल्दी आंसर दीजिए जल्दी, है ना, तो इनके आंसर मैं प्रोवाइड नहीं करवा सका। इनके आंसर आपको स्वयं से गाइड्स वगैरह जो भी आपके हैं, है ना, जल्दी से वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन कर लेना। ये क्वेश्चन आपके रहेंगे इंपॉर्टेंट, है ना, जितने हो सके मैं जल्दी में आपके आंसर जल्दी टाइप करके मैं जितने हो सके मैं करवा दिया हूँ, है ना। इन क्वेश्चन के आंसर जरूर से कर लेना, है ना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और फिजिक्स का वीडियो ये हो ही गया, है ना, बायो का और केमिस्ट्री का देख लेना, विद सॉल्यूशन वीडियो आ चुका है ना, तो वीडियो जरूर से देख लेना। और हर एक विषय की तैयारी के लिए वार्षिक तक के लिए यहाँ पर साथ में जुड़ना है तो सब्सक्राइब कर लेना। ये सारे क्वेश्चन जरूर से तैयार कर लो, आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।